सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। मैं लेकर आप सभी के लिए फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, नाम है जिसका साउंड, यानी कि साउंड वेव्स। दोस्तों आप सभी को याद होगा हमने ऑलरेडी दो चैप्टर्स जो है फिजिक्स के वो पढ़ लिए। द फर्स्ट वन वाज यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड द सेकंड वन वाज वेव मोशन। इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर हमने डेडिकेटेड एमसीक्यू सेशंस जो हैं वो भी लिए। उम्मीद करता हूं वो सभी लेक्चर्स देखने के बाद अब इस लेक्चर तक पहुंचे होंगे। दोस्तों वेव मोशन क्यों पढ़ाया मैंने साउंड वेव से पहले, आज आपको वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको वेव मोशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही साउंड वेव्स को समझना बहुत आसान है। मैं डायरेक्टली नहीं आपको साउंड वेव समझा सकता था जब तक आपको वेव मोशन के बारे में क्लैरिटी नहीं थी, बट आज आप इस काबिल हो चुके हो क्योंकि आपने वेव मोशन पढ़ लिए तो साउंड वेव्स को आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों इस लेक्चर में हम साउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे साउंड के, जैसे क्वालिटी क्या होता है, पिच क्या होता है, टिम्बर क्या होता है, हम देखेंगे अकाउस्टिक्स क्या है, स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे, अलग अलग मीडियम्स में स्पीड क्या रहती है साउंड की, हवा में क्या है, पानी में क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट स्टील या आयरन उसमें क्या है। हम बात करेंगे साउंड की डिफरेंट टाइप्स की बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी पोर्शन, ठीक है, जहां से इंफ्रासोनिक वेव्स निकलती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है और ऑडिबल रेंज निकलती है जो कि आप सुन पा रहे हो, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, द मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन बाय जेकेएसएसबी, बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज है, क्या सोनार। तो हम सोनार के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पर सोनार की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बट हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि सोनार है क्या, क्या इसके अंदर प्रोसेस होता है और कहां पर यह इस्तेमाल होता है बेस्ड अपॉन दिस फिगर। हम ये सीखेंगे। साथ दोस्तों हम आ जाएंगे डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। तो ये पूरा लेक्चर इन सभी कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूमेगा। एक लेक्चर आपको मैं और प्रोवाइड करूंगा जहां पर इको रेवर्बरेशन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में हम बात करेंगे, ह्यूमन एयर के बारे में हम बात करेंगे, वॉइस बॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। वो रहेगा सेकंड लेक्चर। इन दो लेक्चर्स के जरिए हमारा पूरा साउंड जो वेव चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। तब उसके बाद हमारा एक सेशन आएगा जहां पर अराउंड 20 एमसीक्यूज में लूंगा, जितना भी हमने पढ़ा हुआ होगा साउंड के रिगार्डिंग वो सब आपको वहां रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये लेक्चर बेहतरीन रहने वाला है। अनडाउटली इसमें से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप पिछले पीवाईक्यूज देखिए, एमसीक्यूज देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कुछ भी देखोगे, कोई किताब भी उठा के क्यों ना देख लो, हो ही नहीं सकता कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, प्रोवाइडेड आपने ये लेक्चर जो है वो बेहतरीन तरीके से देखो। दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल भारत। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू मीन बाय साउंड। देखो साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी हमने सुना है बचपन से, बट ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमारे कानों के जरिए हमारे शरीर के अंदर एक सेंसेशन पैदा करती है। अब वो सेंसेशन कौन सी है? हियरिंग की, यानी कि हमें जो कुछ भी सुनाई देता है वो साउंड वेव्स के जरिए सुनाई देता है। और किस ऑर्गन का इस्तेमाल होता है साउंड वेव्स को सुनने के लिए? ऑब्वियसली ह्यूमन एयर। तभी ह्यूमन एयर एक अलग से टॉपिक है जहां पर हमने ह्यूमन एयर के डिफरेंट पोर्शंस जो हैं वो सीखने हैं। तो आपको मैंने क्या बता दिया कि साउंड जो है ये एक फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन योर ईयर्स। क्लियर हो गया? अगर साउंड वेव है, सर आपने साउंड के आगे वेव लिखा है तो ये वेव की कोई ना कोई टाइप होगी, तो ये कौन सी टाइप है वेव की? दोस्तों साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती थी? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी ट्रेवल करने के लिए, जिनको मीडियम की जरूरत होती थी प्रोपगेट करने के लिए, यानी साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, दे रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है। अब अगर ये मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव की तो दो टाइप सीखी थी हमने वेव मोशन चैप्टर के अंदर, एक थी ट्रांसवर्स वेव, दूसरी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सर आप बताइए कि ये आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है, मैं आपको सर नहीं बोल रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो, सर आप मुझे बताइए कि जो साउंड वेव है ये मैकेनिकल वेव की कौन सी टाइप है? क्या ये ट्रांसवर्स है या ये लॉन्गिट्यूडनल है? और अगर आप मुझे से ये पूछ रहे हो इसका मतलब साफ है कि आपने पिछला लेक्चर वेव मोशन देखा नहीं है, तो पहले वो देख के आए। अगर वो देखा होगा आप मुझसे ये सवाल नहीं करते। चलिए मैं फिर भी बता देता हूं आपको वापस से कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल वाली टाइप है, यानी साउंड वेव्स कौन सी टाइप है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और क्यों है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? वहां मैंने जब भी आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स समझाया मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों के बीच में, हम दोनों के दरमियान एयर के पार्टिकल्स है, और मैं कुछ भी अगर बोल रहा हूं मेरे फ्रेंड को अगर वो सुनाई देना चाहिए तो होता कैसे है? ये मैंने कुछ बोला तो जो मेरे माउथ के आगे पार्टिकल्स है इनको क्या हुआ? वाइब्रेशन मिला, इसने आगे वाले पार्टिकल को हिट किया, उसने और आगे वाले पार्टिकल को हिट किया और मेरा फ्रेंड जो सामने खड़ा हुआ है उसे सुनाई दिया।
अब दोस्तों बात यहां खड़ी होती है डायरेक्शन के बारे में। देखिए पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरह से है और जो डिस्टर्बेंस जो साउंड जा रही है वो भी यहां से यहां जा रही है, यानी दोनों लाइंस के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यानी दोनों लाइंस पैरेलल है और यही होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर हो गया, याद है आपको। अब बात यह भी है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं? नहीं, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। कंप्रेशंस क्या होता है दोस्तों? जहां पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर, और रेयरफैक्शंस कहां क्या होता है? जहां पार्टिकल्स आपस में दूर हो जाते हैं। तो वही मैंने बोला साउंड वेव्स जो है ये मैकेनिकल वेव्स है, उसकी लॉन्गिट्यूडनल वाली टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशंस बनते हैं और दूसरा क्या बनते हैं? रेयरफैक्शंस। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। व्हाट डू मीन बाय अकाउस्टिक्स? अभी तक जो भी मैंने आपको बोला, जो भी हम ये सब कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज अकाउस्टिक्स, यानी स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज अकाउस्टिक्स। आप साउंड के बारे में जब भी कुछ भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को पढ़ रहे हो जिसका नाम अकाउस्टिक्स है। जिस तरह से हम बोलते हैं फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद व्हाट? दैट डील्स विद यूनिवर्सल लॉज। हमने सीखा है ना ये, उसी तरह से अब फिजिक्स के अंदर बाइफर्केशन हुई है, हम वहां पहुंच चुके। और मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, व्हाट मैं बोल रहा हूं, अकाउस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of what? Sound. Done? चलिए आगे यूनिट्स। अनडाउटली ये सवाल भी जेके एसएसबी ने पूछा है काफी बार कि ऐसा यूनिट ऑफ साउंड क्या है। अब बात आती है खाली साउंड का ऐसा यूनिट नहीं पूछेगा, साउंड की किसी प्रॉपर्टी का ऐसा यूनिट पूछेगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पूछ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको कई बार सिखाया है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, याद है? वहां मैंने ऐसा यूनिट बताया था, हर्ट्ज होगी। और दोस्तों अगर वो साउंड की इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस के बारे में बात करेगा, तब हमने जाकर डेसिबल बोलना है। अब ये दो चीजें मैंने अलग से इसीलिए लिखी है क्योंकि होती है यहां से बच्चे से मिस्टेक। जब भी ऐसा यूनिट पूछा जाता है साउंड के बारे में, वो देखता ही नहीं कि साउंड की किस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है, वो सीधा जाके टिक कर आता है डेसिबल को। हालांकि डेसिबल ऐसा यूनिट जरूर है, बट साउंड की इंटेंसिटी का, साउंड की लाउडनेस का, जब हम बात करते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी की, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में मेजर होती है। उम्मीद करता हूं अब आप ये गलती दोहराएंगे नहीं। आगे चलते, नाउ स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम्स में जो साउंड की स्पीड रहती है वो अलग अलग रहती है, और ये भी हमने बात करी हुई है वेव मोशन के एमसीक्यू सेशन के अंदर। ठीक, देखो सॉलिड्स के अंदर जो स्पीड है साउंड की वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सबसे वीक जो स्पीड रहेगी, सबसे कम जो स्पीड रहेगी वो गैसेस में रहेगी। रीजन क्या? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स आपस में काफी करीब होते हैं, डिस्टर्बेंस को ट्रेवल करने के लिए वक्त ज्यादा कम लगता है और डिस्टर्बेंस इजिली मूव ऑन करती है। अब लिक्विड्स की या मैं गैसेस की बात करूं, यहां पार्टिकल्स आपस में दूर होते हैं, तो वाइब्रेशन बड़ी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाती है। इसीलिए जो स्पीड है साउंड की सॉलिड में वो सबसे ज्यादा, उससे कम होती है लिक्विड्स में, और उससे भी कम होती है गैसेस में। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट, ये बॉक्स अब आप याद रखेंगे। अब एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैंने सॉलिड के अंदर लिया आयरन, लिक्विड के अंदर लिया वाटर और गैसेस के अंदर लिया एयर। और मैंने यही 3 नाम क्यों लिए? क्योंकि इन्हीं 3 नाम को एक एक करके जेकेएसएसबी बहुत बार पूछ चुका है। वो बहुत बार पूछ चुका है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। नाउ यू हैव टू लर्न दिस। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड। अब किस बुक में 340 मीटर पर सेकंड भी लिखा है, किसी बुक में 345 मीटर पर सेकंड भी लिखा है। तो हालांकि 340 के अराउंड घूमती है, बट मैं आपको ये बोल दूं जब एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो वहां जो ऑप्शंस होंगी उनमें आपस में काफी दूरी हो गई। हो सकता है 343 एक हो, दूसरा 370 हो, तीसरा 470 हो, इतना गैप हो। तो आपको जब गैप में दिख रहे हैं तो अगर वहां एक ऑप्शन 343 है या उसी 343 के अलावा वहां 342 है, 343 नहीं है, 342 है, आप उसको टिक करके आओ। बट एग्जैक्टली अगर आपको 343 दिख रहा है तो आप उसी को करके आओगे। क्लियर हो गया? ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा 343 भी दिया हुआ आपको, 342 भी दिया हुआ आपको, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है, वो हमेशा एवरेज होती है। कभी कहीं पे कुछ और, कभी कहीं पे कुछ और। हवा, क्या आपको लगता है कि भारत की हवा और ऑस्ट्रेलिया की हवा में फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। हमारी जम्मू की हवा जो है उसमें भी बहुत फर्क है, बड़ी जल्दी लग जाती है बच्चों को। हाँ है कि नहीं? चलो ये मजाक साइड पे रहा, बट जो मैं बोल रहा हूं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। वाटर की बात अगर हम करें दोस्तों तो 1481 मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ साउंड। अब बहुत बार ऑप्शंस में 1500 मीटर पर सेकंड भी दिया होता है, बट अगर एक 1500 होगा तो दूसरा जो होगा वो 1400 होगा, तीसरा जो होगा वो 1600 होगा। तो आपको हमेशा वो ऑप्शन उठाना है जो इसके करीब होगा।
और आयरन की अगर आप बात करें दोस्तों, वहां पर स्पीड जो है 5120 मीटर पर सेकेंड है। अब देखते साथ अंदाजा लगाइए, स्पीड है ना ज्यादा, और आयरन क्योंकि वो सॉलिड है इसलिए स्पीड में फर्क देखो कितना ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? अरे बाबा, अभी मैंने आपको बोला वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल करती ही नहीं है। तो अगर ट्रेवल करती ही नहीं है, स्पीड क्या रहेगी? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं है, डिस्टर्बेंस आगे मूव ऑन कर नहीं सकती। तो ये था हमारा वो पहला क्वेश्चन जिसमें से बहुत बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अब किस तरह से पूछे गए हैं? वो स्पीड पूछता है साउंड की, यूनिट पूछता है, अकॉस्टिक्स पूछता है, वो पूछता है साउंड कौन सी फॉर्म है वेव की। अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो उसमें कंप्रेशन रेफेक्शन बनते हैं या क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। वो पूछता है क्या साउंड वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है या नहीं। वो पूछता है क्या साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं अब आपको दे चुका हूं। आइए आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन तो टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर साउंड की 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज इंफ्रासोनिक वेव्स, द सेकंड वन इज द ऑडिबल साउंड वेव्स, और जो तीसरा है वो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। डन। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, हम देख लेते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स का मतलब क्या है। देखिए, अब जब इंफ्रा की बात कर रहा हूं, इंफ्रा मतलब आपको याद रखना है किसी पोर्शन से कम, याद रखना है। अल्ट्रा की जब बात की जाती है तो अल्ट्रा मतलब ज्यादा। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूं सुनिए, एक नंबर आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज का, 20 हर्ट्ज का। वो सभी वेव्स, वो सभी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, वो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है। और वो सभी जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है उन्हीं को हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको नंबर क्या याद रखना है कि वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज नहीं उससे कम है, यानी 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, 20 को इंक्लूड मत करना, उससे नीचे वाली, वो सब इंफ्रासोनिक वेव्स के अंडर आएगा। और ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है। अब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की अगर मैं बात करूं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की मैं बात करूं, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है साउंड की जो कि एक आम इंसान सुन पाता है, सुन सकता है। और इसी को बोलते हैं ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल का मतलब भी वही हो गया जो हम सुन पाए। क्लियर है आपको दोस्तों? अब गलती बच्चे से क्या होती है, ऑप्शंस बहुत बार दिए होंगे, सवाल पूछा होगा ऑडिबल रेंज ह्यूमन एयर की, और ऑप्शंस दिए होंगे कुछ इस तरह से। हो सकता है आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ना दिया हो, आपको दिया हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। क्या ये गलत है? अरे दोस्तों, 1 किलो में बताया ना मैंने 1000 होता है, तो ये 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 ही तो मिलेगा आपको। अब बस ये किलो में लिखा है इसलिए देखने में आपको फर्क लग रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो दोस्तों ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी साउंड है, यानी ये बीच की फ्रीक्वेंसी साउंड है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक आम इंसान सुन सकता है। अब यहां पर बात वो आती है कि जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑडिबल की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही हो। जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनकी कान की जो सेंसिटिविटी होती है हियरिंग के लिए वो कमजोर पड़ जाती है, और वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज तक नहीं, वो बल्कि 13,000 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? और इसके भी आगे अगर आप चले, हम अगर न्यूली बॉर्न बेबीज की बात करें, किसकी बात करें? न्यूली बॉर्न बेबीज। तो आपने सुना होगा, बहुत बार बोला जाता है कि छोटे बच्चे जो है उनको बहुत ऐसी आवाजें भी सुनाई दे जाती है जो कि बड़े बुजुर्गों को सुनाई नहीं दे पाती। तो छोटे बच्चे जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ऊपर सुन सकते हैं, वो 30 किलो हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। 2 बातें बोली मैंने। ओल्ड एज जो होते हैं, ओल्ड एज पर्सन, उनकी सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग जो है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक नहीं सुन पाते हैं, वो कम सुन पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हर एक इंसान की एबिलिटी सुनने की अलग है, बट हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट की अगर हम बात करें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है सामने, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज में बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं किलो हर्ट्ज में बात करूंगा तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। डन हो गया? अब सुनिए, यहां से कुछ मेरे से रब हो गया ना दोस्तों। हाँ, अब आ गया। सुनिए अब ध्यान से। तो मैंने बोला ह्यूमन एयर की ऑडिबल रेंज ये आपके सामने है, और ह्यूमन एयर प्रोड्यूस नहीं करते इंफ्रारेड वेव्स को, ऑडिबल रेज को, सॉरी। ह्यूमन एयर जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं ऑडिबल वेव्स को, ये सिर्फ डिटेक्ट करते हैं, यानी इनकी डिटेक्शन होती है।
और यहां पर भी अगर मैं बेहतरीन तरीके से सीखूं तो मोस्ट सेंसिटिव रेंज जो है, जो बड़ी आसानी से हर एक इंसान सुन सकता है, वो 2000 से लेके वो 3000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। ये मोस्ट सेंसिटिव जो रेंज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 2000 से लेके 3000 हर्ट्ज तक की आती है। चलिए, बट आपको सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनना है, याद रखना है दोस्तों। जब मैंने इंफ्रासोनिक वेव्स की बात की थी, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कहां पे ये इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा अर्थक्वेक जब आता है तब इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। हमें सुनाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि हमारी ऑडिबल रेंज के अंदर है ही नहीं। वॉल्केनोस की जब इरप्शन होती है वहां इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। एलिफेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओशन वेव्स जो है उसमें इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। व्हेल यानी कि मछली की जो एक फॉर्म है वो भी इंफ्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकती है और सुन भी सकती है। चलिए आगे, ऑडिबल भी समझ आ गया। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। अल्ट्रा यानी कि बहुत ज्यादा, तो वो रेंज जो इंसान की रेंज से बाहर है। आवाज क्यों आ रही है? वो रेंज जो कि आवाज इंसान की रेंज से बाहर है, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर, वो सभी वेव्स अल्ट्रासोनिक की कैटेगरी में आ जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है ये। और दोस्तों ये प्रोड्यूस कौन करता है, आप सुनिएगा। आपको अगर अच्छे से दिख पा रहा है तो मैं आपको बता दूं, जो एनिमल्स हैं यानी कि डॉग, बैट और कैट, कुत्ता, चमगादड़ और तीसरा कौन सा हो गया, बिल्ली, ये प्रोड्यूस कर सकती है कौन सी वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और बैट यानी चमगादड़ डिटेक्ट भी कर सकती है, अंदाजा भी लगा सकती है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट, ठीक है। ये बॉक्स मैंने बैट को वाइट इसीलिए दिया क्योंकि डिटेक्ट भी कर सकती है। डॉग और कैट सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, बैट प्रोड्यूस भी और डिटेक्ट भी कर सकती है। दोस्तों दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट और यूज्ड इन सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में इस्तेमाल होता है। क्या थी सोनोग्राफी? साउंड वेव्स के जरिए ह्यूमन बॉडी की जो इमेजेस इंटरनल स्ट्रक्चर की बनाई जाती है ताकि आप डिजीज को मतलब ठीक कर पाओ, तो हम सोनोग्राफी करते हैं। स्टरलाइजिंग लिक्विड, लिक्विड को स्टरलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। दोस्तों डेप्थ ऑफ सी, हमारा समुद्र कितना गहरा है, उसकी गहराई को मापने के लिए जो सोनार का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें वेव्स जो यूज होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको साउंड की जो टाइप्स है बेस्ड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ये भी समझ आ चुका होगा। एक क्विक रिवीजन दे देता हूं मैं शॉर्ट में। इंफ्रासोनिक 0 से 20 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज इंक्लूड नहीं होता। प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है? एलिफेंट, वेल्स, ओशन वेव्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस। बीच में हमने ऑडिबल रेंज पढ़ा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरी फॉर्म में बोल सकते हो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ये ऑडिबल रेंज है, इंसान सुन सकता है। और हर एक इंसान की सुनने की क्षमता इतनी नहीं होती है, बट ये एवरेज वैल्यू लिख दी गई, ये भी याद है। मोस्ट सेंसिटिव रेंज है 2000 से 3000 हर्ट्ज तक। छोटे बच्चे जो हैं वो 30,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकते हैं। और बड़े बुजुर्गों की जो सुनने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, वो सिर्फ 13,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। बट हमने ऑडिबल रेंज जो रखी है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर किताब में आपको ये मिलेगा फॉर ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हम बात करें 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर। और यूज कहां होती है? डेप्थ ऑफ सी में, स्टरलाइजिंग लिक्विड में यूज होती है। और कहां पर? और सोनोग्राफी में डॉग, बैट और कैट प्रोड्यूस करते हैं, डिटेक्ट बैक करता है। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। आइए दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको सोनार के बारे में बात करी थी, डेप्थ ऑफ सी के बारे में बात करी थी, तो चलिए पहले सोनार ही सिखा देता हूं मैं आप सभी को। तो पहला सवाल जो जेकेएसएस भी आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? देखो एसओ से क्या मिल रहा है आपको? साउंड मिल रहा है। एनए से मिल रहा है नेविगेशन, आर से मिल रहा है रेंजिंग, यानी फुल फॉर्म क्या रहेगी? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये पूछ सकता है आपसे क्या मतलब होता है नेविगेशन का। आप अपनी लोकेशन को ऑन करते हो मोबाइल फोन में तो आपको नेविगेट किया जा सकता है, आपकी लोकेशन पता लगाई जा सकती है, आप कहां पर हो ये पता किया जा सकता है। उसी तरह से हम नेविगेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि समुद्र के अंदर बहुत सारी अगर कोई चीजें गिरी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, तो उनको नेविगेट करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। रेंजिंग, कितनी बड़ी रेंज रहती है इसकी, और साउंड जिसकी यूज की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। अब आगे सुनिए, अब कौन सा एपरेटस यूज करते हैं मेजर करने के लिए? वो यही है सोनार। सोनार एक ऐसा एपरेटस है जिसे हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई। लोकेट थिंग्स इनसाइड वाटर, अगर बहुत बड़े समुद्र में कोई चीजें गिरी हुई है तो उनको ढूंढने के काम आती है कौन? सोनार।
जैसे कि आप बोलोगे सर कौन सी चीजें हैं जो समुद्र के अंदर घूमेगी, कौन सी ऐसी, अरे टाइटैनिक शिप याद है, क्या वो समुद्र के अंदर डूबी नहीं थी? क्या उसके पार्टिकल्स गायब नहीं हुए थे? कुछ पार्टिकल्स वो आज तक मिल नहीं पाए हैं। आगे सुनिए, शोल्स ऑफ फिश, फिश के पार्ट्स जो है वो आपने ढूंढने हो, क्योंकि जब फिश मर जाएगी उसके जो शोल होंगे वो वहीं पे पड़े हुए होंगे, आप वो ढूंढ सकते हो। शिप रैक्स, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनके क्योंकि हिस्से टूटे हुए हैं, वो समुद्र में कहीं डूब गए, तो उसको ढूंढने के लिए भी सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड। अब अगर सोनार आप यूज कर रहे हो, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है और उसका नाम है फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, समझना आप, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है। अब कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सी रेडिएशंस को थ्रो करता है, जिसका साउंड वेव्स थ्रो करता है, ये तो मालूम है हमें, बट साउंड की कौन सी टाइप को थ्रो करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ऐसा क्यों, अल्ट्रासोनिक ही क्यों? दोस्तों अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी है, 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर, और जो फ्रीक्वेंसी हाई होती है पेनिट्रेशन बड़ी आसान होती है, यानी चीड़ फाड़ करके गहराई तक जा सकती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बोट के ऊपर, ये मैंने पानी बनाया, ये मैंने एक बोट बनाई, होता क्या है देखो, बोट के एक किनारे से अल्ट्रासोनिक वेव को थ्रो किया जाता है, वो आगे नीचे यहां तक आई, यहां तक आई, और अब जब समुद्र है, समुद्र में पानी आपको दिख रहा है, बट कहीं तक तो जमीन होगी, पानी तो एक पोर्शन तक है, उसके बाद जमीन कहीं भी तो आएगी, कोई ना कोई एक पोर्शन तो होगा जहां जमीन मिलेगी आपको, चाहे समुद्र जितना भी गहरा क्यों ना हो। तो दोस्तों मैं वही बोल रहा हूं आपको, वही बोल रहा हूं, यहां से ट्रांसमिट की जाती है अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस को, और जहां भी जमीन होगी टकराने के बाद रिसीव की जाएगी बोट के दूसरे एंड से, सोनार जो यूज कर रहे हो उसके दूसरे एंड से। अब क्या होता है, यहां पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया जाता है। आपको वेव्स की स्पीड मालूम होगी, ठीक है, टाइम कितना वक्त ले रहा है वापस आने के लिए वो आपको मिल ही जाएगा, और वहीं से आप निकाल के आ सकते हो डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। जब डिस्टेंस निकालोगे आपको सी की डेप्थ जो है वो मिल जाएगी। तो सोनार के बारे में उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू रिवाइज इट। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, डेप्थ ऑफ सी के काम आता है मेयर करने को। फिर कौन सी वेव्स यूज होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। और क्या क्या ढूंढ सकता है? शिप ट्रैक्स ढूंढ सकता है, शोल्स ऑफ फिश ढूंढ सकता है, सबमरीन्स, एनिमी के सबमरीन्स दोस्तों, यानी जो दुश्मनी जहाज होते हैं, दुश्मनी जो पनडुब्बियां होती है दुश्मन की, वो भी ढूंढने के काम आती है सोनार। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस, ये एक हो गई, दूसरी पिच या फिर फ्रीक्वेंसी, और तीसरी क्वालिटी या फिर टिम्बर। तो दोस्तों ये तीन क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक सॉरी, साउंड वेव्स की है। तीनों को एक एक बार करके अब ध्यान से समझिएगा। अब पहली आती है इंटेंसिटी या लाउडनेस। दोस्तों किसी भी एक वेव की, जब मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, जब मैं उसकी लाउडनेस की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं उसके एम्पलीट्यूड की। यानी अगर साउंड वेव की एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसकी लाउडनेस ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। यानी सवाल अगर पूछा जाता है आपसे कि इंटेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से, लाउडनेस के ज्यादा होने की वजह से साउंड वेव की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होती है? दोस्तों एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। क्लियर हो रहा पॉइंट? अब आगे सुनिएगा, पिच। मैं वापस आऊंगा साउंड इंटेंसिटी के ऊपर, बट पहले पिच के ऊपर बात करें। तो जिस तरह से हमारी इंटेंसिटी या लाउडनेस का मतलब एम्पलीट्यूड है, उसी तरह से पिच का मीनिंग हो गया फ्रीक्वेंसी। क्या मीनिंग हो गया दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। अब दो तरह की पिच होती है, देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं हेलो, और वहां पर ही एक लड़की जो है वो भी हेलो बोलने की कोशिश करिए, हेलो। तो हुआ क्या, दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो मैंने एक जैसे रखने की कोशिश की। दोबारा बोल रहा हूं हेलो, और लड़की बोल रही है हेलो। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बट लड़की के केस में, विमेन के केस में, फीमेल के केस में जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो कहीं ज्यादा है। इसलिए लड़कियों की आवाज सुनने को चुभती है, और एक इंसान मर्द की आवाज सुनने को बहुत मजा आता है। हालांकि लड़कों को लड़कियों की आवाज सुनने का ही मजा होगा ड्यू टू ऑपोजिट जेंडर, उसे आप साइड पे रखिए। बट क्यों हमारे कानों में कुछ आवाजें जो है वो इरिटेशन पैदा करती है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फीमेल वर्जन जो होता है वहां पर जो आवाज होती है, अगर वो इस तरह से बोल रही है, उनकी पिच ज्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। अब आप शायद बोल रहे होंगे सर फिर गर्ल्स तो बहुत सारे गाने गाती है, अनडाउटली गाती है, लड़के भी तो गाते हैं, बट दोनों का कंपैरिजन किया जाए, लड़कों के गाने की आवाज सुनाई देती है अच्छे से, लड़कियों की भी अच्छे से सुनाई देती है, दोनों की सुनाई देती है। बट वहां पर क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर उसकी पिच को कंट्रोल किया जाता है,
तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली ये एक ह्यूमन फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि रियलिटी में जो पिच होती है फीमेल्स की वो हाई होती है, यानी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। चलिए दोस्तों, हाई पिच होने की वजह से हम उसे बोलते हैं ट्रेबल, श्रिल या एक्यूट। जो फीमेल वॉइस होती है वो ट्रेबल, श्रिल या एक्यूट होती है। विमेन की बात कर रहा हूं, बट मैन के केस में पिच लो होती है। ग्रेव, डल, बास या वूफर की अगर हम बात करें, वो मैन की वॉइस के साथ डील करता है, लो पिच। अब सवाल आएगा, पिच के ज्यादा होने की वजह से साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होती है? फ्रीक्वेंसी। फीमेल्स की जो पिच होती है हाई होती है या लो होती है? हाई। और उसका नाम और क्या क्या है? ट्रेबल, श्रिल, एक्यूट। मेल की जो पिच होती है वो लो, और उसका नाम क्या है? ग्रेव, डल, बास या फिर वूफर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जब बात कर रहे थे मैं एम्पलीट्यूड की, तो ये है एम्पलीट्यूड, ये मालूम है आप सभी को। और यहां पर भी एम्पलीट्यूड लगभग मैंने बराबर रखने की कोशिश की है, बट यहां फ्रीक्वेंसी कम है, यहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड बहुत ज्यादा है दोस्तों। जब क्वालिटी या टिम्बर की बात करें हम, तो अब क्या है? अगेन एक मैन है, एक विमेन है, एक मेल और एक फीमेल है। दोनों ने हेलो बोलने की कोशिश की। पहला मैन बोल रहा है हेलो, फीमेल बोल रही है हेलो। दोनों की मैंने एम्पलीट्यूड को सेम रखने की कोशिश की, यानी इंटेंसिटी और लाउडनेस बराबर। दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर रखने की कोशिश की, यानी कि पिच बराबर है। फिर भी एक ऐसी क्वालिटी है जिससे हम दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, जिसको क्वालिटी ही बोलते हैं या फिर टिम्ब्र बोलते हैं। अब बेसिकली क्वालिटी या टिम्ब्र वेवफॉर्म्स जो है उसके बारे में हमें बताता है। देखो, अलग अलग तरह की वेवफॉर्म्स हो सकती है। कुछ वेवफॉर्म्स इस तरह से होती है, कुछ वेवफॉर्म इस तरह से होती है, कुछ वेवफॉर्म इस तरह से होती है। आपने सुना होगा इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अलग वेव्स प्रोड्यूस होती है। आप वायलिन सुनते हो, पियानो सुनते हो, और भी अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब उनकी जो वेवफॉर्म्स है अलग अलग, उसी को बोला जाता है टिम्ब्र या फिर क्वालिटी। तो उम्मीद करता हूं ये तीन चीजें अब आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो एक क्विक रिवीजन वापस से दे देते हैं दोस्तों। इंटेंसिटी और लाउडनेस की बात करें तो क्या होता है? ये एम्पलीट्यूड के साथ डील करता है, ठीक है। फिर बात करें पिच, ये फ्रीक्वेंसी के साथ डील करता है। पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा है, लाउडनेस ज्यादा, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा। फिर हमने बात की क्वालिटी या टिम्ब्र की, तो क्वालिटी या टिम्ब्र ये वेवफॉर्म्स के साथ डील करता है। चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक रहता है हमारा इस चैप्टर का नहीं बोलेंगे, इस लेक्चर का बोलेंगे, डॉपलर इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डॉपलर इफेक्ट? सुना होगा आपने जरूर, कभी तो जरूर सुना होगा। बोलो, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? दोस्तों, जब भी एक सोर्स, साउंड को प्रोड्यूस करने का एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर जिसने उस साउंड को सुनना है, उनके बीच में अगर एक रिलेटिव मोशन हो, और रिलेटिव मोशन होने का मतलब क्या हो गया कि या तो एक रेस्ट पे है और दूसरी मूव कर रही है, या ऐसा, या दूसरी रेस्ट पे है पहली मूव कर रही है, या अगर दोनों मूव कर रहे हैं दोनों की स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए। मैं सिंपली बताऊं अगर आपको, तो अगर एक ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है तो डॉपलर इफेक्ट विल केम इनटू इफेक्ट। क्या होगा? अरे आप एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और दूर अभी बहुत ट्रेन है, आप इंतजार कर रहे हो ट्रेन के आने का, अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बट जैसे ही आपको ट्रेन दिखने शुरू हो गई, आपके कानों में आवाज आने शुरू हो गई। वो आवाज जो है अभी कम है, उसकी लाउडनेस या एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी अभी कम है, बट जैसे 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 वो ट्रेन आपके करीब आ रही है, उसकी आवाज का एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही होगी। आप तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, अब ट्रेन करीब आने की वजह से आपको ऊंचा सुनाई दे रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा होता है ना ऐसा, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी कि सोर्स के करीब आने की वजह से ऑब्जर्वर के, अब करीब बोलो या दोनों में रिलेटिव मोशन होने की वजह से जो पिच सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, वो बढ़ जाती है, इसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है खाली सोर्स ही करीब आए ऑब्जर्वर के, अरे सोर्स को दूर लेके जाओ। ट्रेन मेरे सामने खड़ी है, मुझे बहुत आवाज सुनाई दे रही है, बट ट्रेन जैसे ही मेरे से दूर जा रही है, ट्रेन सोर्स है, मैं ऑब्जर्वर हूं, तो जैसे ही ट्रेन मेरे से दूर जा रही है, जो पिच या फ्रीक्वेंसी होगी अब वो कम होने शुरू हो जाएगी। इसी को भी डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। जेसी थॉपलर ने ये डॉपलर इफेक्ट दिया, नाम से ही डला डॉपलर इफेक्ट, सन 1842 में। ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पर क्या एमसीक्यू बन सकता है वो सुनिएगा। पहला नोट, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड में, वही बात की अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी सोर्स भी ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और ऑब्जर्वर भी ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये ट्रेन आ गई,
100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। ये ऑब्जर्वर है, ये भी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, दोबारा बना रहा हूं, ट्रेन भी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऑब्जर्वर की 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। अरे दोनों मोशन में जरूर है बट रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि दोनों का अगर रिलेटिव मोशन निकालूंगा वो जीरो आएगा। दोनों की वैल्यूज बराबर है, मैंने बोला था वैल्यूज बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहां देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। क्लियर हो गया। दूसरा, और कहां डॉपलर इफेक्ट नहीं होता दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि ये है सोर्स, सेंटर में है सोर्स, ठीक है, और इस पूरे सर्कल में यहां से यहां तक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सेम स्पीड से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इफ सोर्स या ऑब्जर्वर इज एट सेंटर व्हाइल अदर इज मूविंग अराउंड इट विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो भी क्या हो रहा है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहां पर भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो सामने नहीं आएगा। दोस्तों एप्लीकेशन, अरे इस डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? देखो पुलिस जो है वो इस्तेमाल करती है, जब भी व्हीकल्स ओवर स्पीड करते हैं तो डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल वहां किया जाता है। चंडीगढ़ में बड़ी मेट्रो सिटीज की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी अगर आप किसी सिग्नल को क्रॉस करते हो, जंप करते हो और आपकी स्पीड जो है, वहां स्पीड की लिमिट बताइए, आपकी स्पीड उससे कहीं ज्यादा है, तो वो डिटेक्ट कर दी जाती है पुलिस के द्वारा यूजिंग डॉपलर इफेक्ट। आगे सुनिए, आगे मिलिट्री में एनिमी एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के काम आता है डॉपलर इफेक्ट। यानी कि अगर दुश्मनी जहाज कहीं पर हमारे टेरिटरी में घुस चुका है तो हमें उससे आवाज सुनाई देगी ना, वो हमारे करीब आ रहा है या हमसे दूर भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें आवाज में, फ्रिक्वेंसी में, पिच में फर्क आना शुरू हो जाएगा और इसी को डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है। चलिए, तो ये थे वो टॉपिक्स जो इस साउंड के चैप्टर में अभी आपको मैं समझाना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग, द कमेंट सेक्शन आपकी है, आप वहां टाइप कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, आप वहां पर उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, सिंपली पंकज कपूर सर्च करोगे इंस्टा पे तो आपको वहां पे मेरा जो पेज है वो मिल जाएगा। रणधीर सर को फॉलो कर सकते हो, उनका पेज मिल जाएगा। मंजिल भारत को तो फॉलो करना ही है, वो पेज मिल जाएगा। और जो भी पीडीएफ, जो भी मटेरियल होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए टेलीग्राम पे आना है, मिल जाएगा वहां पर। हमारी मंजिल भारत के नाम से जो वेबसाइट है, मंजिल भारत के नाम से जो एप्लीकेशन है, वो भी आपको लगभग 1-2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। आज संडे है, जब ये वीडियो आपको मिल रही है शाम को मिलेगी संडे को। मेरे हिसाब से संडे में दोपहर तक हम वो लॉन्च कर चुके होंगे, नहीं भी हुआ होगा तो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां रेवरबेशन, इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ह्यूमन एयर, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। और फिर हम एक डेडिकेटेड सेशन लेंगे एमसीक्यू वाला, 20 एमसीक्यूज इन सब पोर्शन से निकाल कर वो मैं आपको समझाने वाला हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।